अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है हमारे पास लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन। क्या हम सबसे पहले सॉइल्स को देखेंगे कि सॉइल साइंस क्या है, सॉइल क्या चीज़ होती है या सॉइल की क्या कंपोजिशन है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सॉइल की पोल्यूशन क्या है, कौन कौन से चीज़ें जो हैं, कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो उस सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, क्या फैक्टर हैं जो सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं और उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग के ऊपर या अदर जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास है चैप्टर 7 लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लैंड एंड सॉइल आर नॉट द सेम थिंग। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर कर लें कि लैंड और सॉइल सेम थिंग नहीं है। आपको पता है लैंड हम किसे कह रहे हैं कि अर्थ के ऊपर आपको पता है कि 3 पार्ट जो हैं वो ओशन है और 1 पार्ट जो है हमारे पास लैंड है। मीन कि जिस वो एरिया जिसके ऊपर पानी नहीं है, ठीक है, वो पानी से कवर नहीं है हमारे पास, वो आ गया, या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं, ये आ जाता है। अब अगर लैंड को आप अगर उसकी कंपोजिशन देखें तो लैंड के अंदर, या आप सिंपली हम जिसे अर्थ कह देते हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट जोन हैं, डिफरेंट उसकी कंपोजिशन है। जैसे मे भी अगर किसी ने आपने पढ़ा हो कि अर्थ का या लैंड का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे जो होता है वो मेंटल होता है। मेंटल के भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। उसके बाद जो ज़मीन का सबसे अंदरूनी हिस्सा है उसको हम कहते हैं कोर। ठीक है, तो हर हिस्से के अंदर कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट तरह की ओर्स हैं, डिफरेंट तरह की कंपोजिशन है। तो अब ये जो अर्थ के ऊपर सॉइल क्या चीज़ है? सॉइल वो है जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, वो हमने कहा कि वो क्रस्ट होती है। ठीक है, अब क्रस्ट का भी वो एरिया जहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है, वो या अपर लेयर जो है जस्ट जिसके ऊपर प्लांट्स की ग्रोथ होती है, वो उसको हम सॉइल कहते हैं। ठीक है, कि क्रस्ट का वो एरिया जिसके ऊपर या वो लेयर जो है जिसके ऊपर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वो हमारे पास सॉइल होती है। ठीक है, यानी कि सारे का सारा क्रस्ट भी हमारे पास सॉइल नहीं कहलाता, क्रस्ट का ये एक पार्ट है। मीन आप सिंपली कह लें कि लैंड का ये जो अपर लेयर है, ठीक है, वो हमारे पास सॉइल आ जाती है। ठीक है, तो लैंड एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसकी एक पार्ट है, ठीक है, वो भी ऊपर वाली सिर्फ थोड़ी सी लेयर, कुछ किलोमीटर की लेयर हो सकती है या कुछ माइल की लेयर हो सकती है ये सॉइल हमारे पास ये। लेकिन आपको पता है अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है, या लैंड जो है वो बहुत बड़ा है और उसके डिफरेंट जोन है। ठीक है, तो ये एक पार्ट है, आप ये सिंपली कह लें कि ये एक पार्ट है और लैंड जो है वो फुल पार्ट है उसका। ठीक है, लैंड एंड सॉइल आर नॉट द सेम थिंग। लैंड इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड दैट इज नॉट कवर्ड बाय द ओशन। ठीक है, हमें पता है अर्थ में 3 पार्ट्स ओशन है और 1 पार्ट जो है वो लैंड है। सॉइल इज द लेयर ऑफ मटेरियल दैट कवर्स द लैंड। कि सॉइल वो लेयर है मटेरियल्स की, एक्चुअली तो वो मिनरल्स हो सकते हैं या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सॉइल इज द लेयर ऑफ मटेरियल दैट कवर्स द लैंड, जिसने लैंड को कवर किया हुआ यानी ऊपर वाली एक लेयर, एंड सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है। सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर के बारे में आपने पढ़ लिया था कि जो लैंड की स्टडी है, जो अर्थ की स्टडी है, उसको हम लिथोस्फेयर कह रहे हैं। तो ये उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। द वर्ड सॉइल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलम विच मीन अर्थली मटीरियल इन विच द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस। के अर्थ का वो उस तरह की कंपोजिशन है जिसके ऊपर प्लांट जो है ग्रोथ कर सकते हैं। सॉइल में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट with living organisms and their products of decay। कि हमारे पास जो है अर्थ क्रस्ट का जो वेदर्ड लेयर है, वेदरिंग का प्रोसेस अगर आपने कहीं देखा हो कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ सॉइल। अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन होती रहती है, रॉक्स टूटती रहती हैं और टूट टूट के आस्ते आस्ते जो मिट्टी बनाना शुरू हो जाती है, वो हमारे पास वो लेयर हमारे पास सॉइल कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं वेदर्ड
layer of earth crust with living organism and their products of decay, कि इसके ऊपर क्या हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या उनकी डिके प्रोडक्ट्स इसके ऊपर आ सकती हैं हमारे पास. इट इज a complex physiobiological system containing water, mineral salts, nutrients and dissolved oxygen, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. सॉइल के अंदर वाटर हो सकते हैं, मिनरल साल्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं या डिजोल्व ऑक्सीजन है. इट प्रोवाइड्स एनकरेज फॉर प्लांट्स, कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उनको खड़ा होने के लिए, ठीक है, ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करिए, ठीक है, एंकर होने के लिए, खड़े होने के लिए ये सपोर्ट्स प्रोवाइड करिए सॉइल. अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट कैसे खड़े होंगे, ठीक है. द स्टडी ऑफ सॉइल साइंस इज कॉल्ड पेडोलॉजी और इफेलॉजी, इडाफोलॉजी, ठीक है, ये पेडोलॉजी कहते हैं या इडाफोलॉजी कहते हैं, या सॉइल की स्टडी को, सॉइल साइंस की स्टडी को. Soil consisting of a finely divided layer of weather, minerals and organic matter upon which the plant grow. हमने पीछे देख लिया कि ये वेदर्स रॉक्स से आती है, रॉक्स के अंदर भी आपको पता है कि मिनरल्स ही हो सकते हैं, यहाँ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर. इसलिए हम कह रहे हैं कि सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ अ फाइनली डिवाइडेड लेयर ऑफ वेदर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर अपॉन विद द प्लांट ग्रो. अब प्लांट्स क्या है, इन्हीं मिनरल्स को यूज़ करके अपनी एनर्जी ले रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. इज़ द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर के लिए अगर हमारे पास सॉइल ही नहीं है, फर्टाइल सॉइल ही नहीं है, तो कोई प्लांट कैसे ग्रो कर सकेगा, ठीक है, वो तो उनको स्टेबल ही नहीं, खड़े ही नहीं हो सकते वो, तो कैसे ग्रो कर सकते हैं. अब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इसके अंदर जो मिनरल हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मिनरल नहीं होंगे तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकेगा. टू ह्यूमन एंड मोस्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जियोस्फीयर. सॉइल हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. थ्रू दो ओनली टिश्यू थिन लेयर कंपेयर टू द अर्थ टोटल डायामीटर, कि जैसे एक टिश्यू की थिन लेयर होती है और एक टिश्यू कोई भी है, ठीक है. अब क्या है कि कोई भी ऑर्गन है वो तो खुद बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसकी जो थिन लेयर, टिश्यू की लेयर होगी वो कम होती है. इसी तरह क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ के डायमीटर से या अर्थ की जितना पार्ट है उसके अंदर से जस्ट एक ये थोड़ी सी एक ऊपर लेयर होती है जिसको हम सॉइल कह रहे होते हैं, ठीक है. दो ओनली टिश्यू थिन लेयर कंपेयर टू द अर्थ टोटल डायमीटर, soil is the medium that produce most of the food required by the most living things. हम इसको ये कह रहे हैं कि चाहे ये बिल्कुल थोड़ी सी है, अर्थ के डायमीटर से जस्ट थोड़ा सा एक स्मॉल सी अपर लेयर है, ठीक है, तो लेकिन क्या है कि मोस्टली ये सारी की सारी फूड जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए ये प्रोवाइड, सॉइल हमें प्रोवाइड करिए. गुड सॉइल एंड अ क्लाइमेट कंडक्टिव टू इट्स प्रोडक्टिविटी, कि अगर सॉइल अच्छी है, सॉइल फर्टाइल है एंड क्लाइमेट जो है वो सूटेबल है, मीन कि वाटर एयर में प्रेजेंट है, कि या हमारे पास जो मिनरल चाहिए या कुछ भी जो भी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स के लिए, ठीक है, वो अगर अच्छी हैं तो तभी हमारे पास उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी. अगर सॉइल ही इनफर्टाइल है, उसके अंदर मिनरल्स कम है, तो क्या है उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी. इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल असेस्ट अ नेशन कैन हैव, कि सॉइल की कंडीशन क्या, सॉइल फर्टाइल है, एग्रीकल्चर जोन है, उसके लिए वाटर प्रोवाइड है या नहीं है, ठीक है. ये सारी चीज़ें क्या है उसकी प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड कर रही हैं कि कितनी वो प्रोडक्टिव है, और साथ साथ क्या है कि कुछ अब ये डिपेंड करती है कि किसी एरिया की सॉइल कितनी अच्छी है, मीन वहाँ की जो नेशन है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. जैसे पाकिस्तान हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर कंट्री में आ जाता है, कि हमारे पास जो है फर्टाइल लैंड भी है, हम बहुत सारी अपनी फसलें, बहुत सारी अपनी फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री भी हैं जिनकी सॉइल जो है फर्टाइल नहीं है, अपनी बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अपनी फूड को इंपोर्ट करते हैं, तब वो अपनी नीड को पूरी कर रहे होते हैं, ठीक है. तो अगर किसी नेशन के पास, अगर हमारे पास ये प्रोडक्टिव सॉइल है या जिसे हम फर्टाइल सॉइल कह देते हैं, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी नेमत है किस्म की, या आप ये कह लें कि उसके पास उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है.
In addition to being the site of most food production, soil is the receptor of large quantities of pollutant. अब जहाँ पे ये हमें फ़ायदा भी दे रही है, ठीक है, हमारे लिए फूड की प्रोडक्शन भी हो रही है, लेकिन साथ साथ क्या है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसको इसमें पोल्यूटेंट भी ऐड कर रहे हैं। तो जब ऐड हो रहे हैं पोल्यूटेंट, तो ये रिसेप्टर ऑफ पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट कर रही है, ठीक है। सच एज पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द पावर प्लांट स्मोक स्टैक्स की हमारे पास क्या है कि पार्टिकुलेट मैटर, जो सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर है वो इसके अंदर जा रहा है। फर्टिलाइजर्स हम ऐड करें, पेस्टिसाइड्स ऐड करें, सम अदर मटेरियल अप्लाइड टू सॉइल ऑफन कंट्रीब्यूट टू वाटर एंड एयर पोल्यूशन के। इसी तरह के जैसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हैं, अगर हम वो सॉइल को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो एक्सेस है, जो इतनी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमने पीछे भी पढ़ लिया था, जो एक्सेस होता है वो या तो एयर के अंदर चला जाएगा या फिर हमारे पास वाटर के अंदर अल्टीमेटली चला जाता है। तो सॉइल की पोल्यूशन के साथ साथ हमारे पास एयर एंड वाटर पोल्यूशन भी प्रोड्यूस हो रही होती है इन मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से। Therefore, soil is a key component of environmental chemical cycles कि environmental chemical cycles जो होते हैं, कि चाहे आपको नाइट्रोजन साइकिल को ही देख लें, तो क्या है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली जाती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो और इसी तरह हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है सॉइल के अंदर, या डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट्स वगैरह में, नाइट्राइट्स वगैरह में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर होते हैं। तो ये सारे के सारे जियोकेमिकल साइकिल जो हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे पास जो है सॉइल इन्वॉल्व हो रही होती है। अगर सॉइल में बैक्टीरिया ही नहीं है, नाइट्रीफाइंग और डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो वो नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तो वो भी प्रॉब्लम होगी हमारे पास। Soil are formed by the wedging of parent rock as result of interactive geological, hydrological and biological process. अब रॉक्स की वेजरिंग क्यों होती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, मीन अर्थ के फैक्टर्स भी आ सकते हैं, मीन समटाइम ज़लज़ला आ गया तो रॉक्स की ब्रेक डाउन हो जाती है, समटाइम बारिश की वजह से रॉक्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, या अदर कुछ ऐसे रूडेंट्स होते हैं जैसे वो ज़मीन को क्या करते रहते हैं, वो खोदते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से भी होल प्रोड्यूस हो सकते हैं। मीन हमारे पास कोई भी फैक्टर होता है, कोई भी प्रोसेस, चाहे वो जियोलॉजिकल है, हाइड्रोलॉजिकल है या बायोलॉजिकल है, वो सारी की सारी क्या कर सकते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स करते हैं, और उसके नतीजे में जो हमारे पास लेयर बन जाती है वो सॉइल की लेयर बन जाती है। सॉइल्स आर पोरस, क्यों पोर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो कम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ पोर्स होते हैं, मीन वाटर लॉग होगा, एयर उसके अंदर ट्रैप हो सकती है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। Soils are porous and are vertically stratified into horizons as a result of downward percolating water and biological process include the production and decay of biomass। हमारे पास क्या है कि सॉइल जो है वो पोरस होती है और वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मीन उसके डिफरेंट जोन से बने होते हैं, जैसे हमारे पास अर्थ के डिफरेंट जोन बने हुए हैं कि ऊपर हमारे पास क्या है, क्रस्ट आ गया, फिर मेंटल आ जाता है, मेंटल में भी दो पार्ट हो जाते हैं, और फिर कोर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड हुए हैं, मीन उसके डिफरेंट पोर्शन बने हुए हैं इनटू हॉरिजॉन, ठीक है। अब क्या है कि इसी तरह हमारे पास जो है सॉइल की भी एक अपर लेयर होगी और एक जो लोअर लेयर आ जाती है, तो ये भी हमारे पास स्ट्रेटिफाइड हुई हुई है। क्यों क्यों ये ऐसे आ रही है कि अपर, अगर हमारे पास वाटर जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, तो उसकी भी कंपोजिशन साथ साथ जो है चेंज हो रही है, या उसके भी डिफरेंट रीजन बनते जा रहे हैं, या वाटर की वजह से या बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से हो सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या प्रोडक्शन एंड डिके ऑफ बायोमास की वजह से हो सकता है। अगर सिंपली ये देखें, हमारे पास डेड ऑर्गेनिक पार्ट, आई मीन प्लांट्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोल फॉर्मेशन या कैसे गैस बनती है या कैसे पेट्रोलियम बनता है, तो हम क्या कहते हैं कि बर्निंग, और बर्निंग कह रही हूँ कि बल्कि डिके ऑफ प्लांट मटेरियल। अब आस्ता आस्ता जो है प्लांट्स की, वुड की क्या होती है
कि डिग्रेडेशन होती रहती है, वो कई कई ईयर्स तक वहाँ पे पड़े रहते हैं। तो आस्ता आस्ता एक लेयर बनेगी, उसके बाद अगले साल दूसरी लेयर बनती जाएगी, तीसरी लेयर बनती जाएगी, ठीक है। और साथ साथ क्या, मिट्टी डंप होती जाएगी। तो एंड पे हमारे पास क्या होता था कि कोल बन जाता था, और कोल को भी कितने अरसे तक है, कितनी डेप्थ पे है, तो सारी वो चीज़ें कोल की क्वालिटी को डिटरमिन करी। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है कि ये इसके भी डिफरेंट रीजन्स बन जाते हैं, और ये डिपेंड कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं। सॉइल्स आर ओपन सिस्टम that undergo continual exchange of matter and energy with the atmosphere, hydrosphere and biosphere। कि ये हमारे पास क्या है कि एक ओपन सिस्टम है जिसके जो कि इन कॉन्टैक्ट है हमारे पास एटमॉस्फेयर के साथ भी, वाटर के साथ भी, हाइड्रोस्फेयर के साथ भी, और यहाँ से या बायोस्फेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली एनर्जी का और मैटर का चेंज हो रहा होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि सॉइल साइंस क्या है या पेडोलॉजी क्या है हमारे पास, के मीन सॉइल की जो स्टडी है उसमें कितने उसकी क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें ये सॉइल साइंस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास पेडोलॉजी है। साइंस इज द सॉइल इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। पीछे हमने कह दिया कि अर्थ क्रस्ट का जो अपर मोस्ट पार्ट है हमारे पास वो सॉइल आ जाती है। अ प्रोडक्टिव सॉइल इज कंस्टिट्यूटेड बाय द इनऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर इसमें कितना होना चाहिए, 95%, और ऑर्गेनिक मैटर 5%। The inorganic matter arise from the weathering action of physical, chemical or biological process occurring slowly on the rocks। कि हमारे पास इनऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आ रहा है, जो मिनरल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो वेदरिंग ऑफ रॉक से आ रहे हैं। रॉक्स की ब्रेक डाउन की वजह से, चाहे वो किसी फिजिकल एक्शन की वजह से ब्रेक डाउन हो रही है, किसी केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से ब्रेक डाउन की वजह से हमारे पास क्या है कि ये सॉइल प्रोड्यूस हो रही थी। Thus the inorganic matter present in soil is basically clay minerals की अब ये मिट्टी की फॉर्म में बन रही है, ठीक है, जो रॉक से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्ले के जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा होंगे हमारे पास। ऑर्गेनिक पार्ट क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास डिके प्रोडक्ट ऑफ बायोमास होगी, तो वो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक पार्ट बनाएगी। ठीक है, दी ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल इज द डिके प्रोडक्ट ऑफ द बायोमास। की जो भी बायोमास है हमारे पास, चाहे प्लांट्स की है या एनिमल्स की है, तो वो जो है उनकी डिके प्रोडक्ट्स की वजह से सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है। सॉइल इज द स्टोर हाउस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। के प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी स्टोरेज के तौर पे ये एक्ट करता है, कि सॉइल के अंदर पहले वो सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, और जो है जब प्लांट ग्रो करता है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल से प्लांट के अंदर आ जाते हैं। एंड अ रिजर्वायर ऑफ वाटर फॉर द प्लांट न्यूट्रिशन। के एक तो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रहा है, दूसरी तरफ क्या कर रहा है, पानी को भी कंबाइन करके रख रहा है, स्टोर करके रख रहा है, ताकि प्लांट उसको यूज़ कर सकें। Soil moisture is present with the soil particle and air is also present in the porous structure of the soil। कि soil के अंदर हमारे पास हमें पता है कि air भी होती है और जो है वाटर भी होता है, इसीलिए ये थोड़ी सी समटाइम मॉइस्चर भी होती है। द मेन फंक्शन ऑफ सॉइल इज टू प्रोड्यूस द वेजिटेशन। की मेन पर्पस तो हमारे पास क्या है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए हमारे पास यूज़ हो रही है सॉइल दैट स्टोर द सोलर एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब क्या है कि प्लांट्स सन एनर्जी को गेन कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले ली, वाटर उसने सॉइल से ले लिया, तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस होता है। अब वो साथ साथ क्या कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे पास जो है प्लांट्स स्टोर कर लेते हैं। दस द एक्टिविटी ऑफ द प्रोड्यूसर डिपेंड अपॉन द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर्स क्या है, ये प्लांट मटेरियल्स हैं हमारे पास की एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स जो है वो डिपेंड कर रही है सॉइल फर्टिलिटी। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है, मीन उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं है इन जितनी उनकी एग्जैक्ट अमाउंट होनी चाहिए, तो क्या होगा कि किसी ना किसी डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स के अंदर बहुत सारी डिसीजेस भी आती हैं, और प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होती। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि द एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर डिपेंड अपॉन द सॉइल फर्टिलिटी। This is where soil is the most important ecological factor called edaphic factor के most important
इकोलॉजिकल फैक्टर है, मीन कि हमारे पास अगर सॉइल अच्छी नहीं है तो हमारे पास वेजिटेशन नहीं होगी, तो वहाँ पे वेजिटेशन ना होने की वजह से जो है बाकी हमारे पास ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with soil is called soil science, पेडोलॉजी और इडाफोलॉजी। ठीक है, आपने पीछे भी देख लिया था कि इसको हम डिफरेंट वे से नेम दे सकते हैं। बिसाइड द प्रोडक्शन ऑफ vegetation by the producers, function of soil is the act as a medium for biodegradation of detritus डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय द डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर हमारे पास कौन से होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक काम तो ये कि वेजिटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि यहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है उसकी डिकम्पोजिशन भी जो है वो सॉइल के अंदर हो रही होती है। अब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कौन कर रहा है, बैक्टीरिया और फंजाई, मीन उसकी ग्रोथ के लिए भी ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ये मीडियम प्रोवाइड करता है कि ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सके और हमारे पास फंजाई की ग्रोथ हो सके, ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर सके। The microorganism like bacteria, algae, protozoa live in और on the soil के अंदर या उसके ऊपर लिव करते हैं, उसके ऊपर रहते हैं। टू डिकम्पोज द टेट्रिटस, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, एंड रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स रिलीज थ्रू द डिकम्पोजर। अब वहाँ से क्या है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से जो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे वो सारे के सारे फिर सॉइल के अंदर अल्टीमेटली आ जाते हैं। सॉइल इज द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। सॉइल हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करिए, मीन कि हम अगर सॉइल ना होती तो हम चलते कैसे, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करिए, चलने के लिए भी हम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करिए। फॉर एग्जांपल एनिमल वॉक ऑन सॉइल्स, प्लांट एंकर्स और टू द सॉइल बाय देयर रूट्स एंड कंस्ट्रक्शन लैंड ऑन द सॉइल। इसी तरह हम अपनी बिल्डिंग्स जो बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग है तो वो सॉइल के ऊपर ही बनी हुई है ना, ठीक है। तो सॉइल जो है उसको बाइंड कर रही है, इसकी इतनी एबिलिटी है तो तभी ये सारी चीज़ें खड़ी हैं। लेकिन अगर सॉइल ही ऐसी हो कि वो किसी चीज़ को बाइंड ही नहीं करी, ठीक है, तो क्या होगा कि कोई भी चीज़ वहाँ पे हम बना नहीं सकते, या कोई भी प्लांट जो है वो सीधा सा एंकर नहीं हो सकता उसके अंदर, या एनिमल भी वॉक नहीं कर सकते उसके ऊपर, चल नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या है हमारे पास। सॉइल हमने पीछे भी कहा कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनसे मिलकर बनी होती है। सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल एंड वाटर, ठीक है। मिनरल इनऑर्गेनिक में आ जाए, ऑर्गेनिक मैटर और वाटर के अंदर आ जाता है हमारे पास। सॉइल इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन रॉक्स, हमने पीछे पढ़ लिया, विच लार्जली प्रोड्यूस द क्ले मिनरल्स। The organic portion of soil consists of plant biomass in various stages of the decay. High population of bacteria, fungi, animals such as the earthworm can be found in the soil। के हमारे पास ये फंजाई, बैक्टीरिया और जो है अर्थवॉर्म वगैरह ये भी हमारे पास सॉइल के अंदर रह रहे हैं। सॉइल कंटेन एयर स्पेसिस एंड जनरली हैज लूज टेक्सचर, के लिए इसके लूज टेक्सचर है। क्यों लूज है कि उसके अंदर एयर स्पेसिस भी होती है। दिस सॉलिड फ्रैक्शन ऑफ टिपिकल प्रोडक्टिव सॉइल इज अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑर्गेनिक मैटर और 95% हमारे पास क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर होता है। सम सॉइल सच एज पीट सॉइल में कंटेन एज मच 95% ऑर्गेनिक मटेरियल। कुछ ऐसे सॉइल हैं जिसे हम पीट कह रहे हैं। अब पीट आपको पता क्यों बने, जो कोल की एक फॉर्म है, ठीक है। कोल कहाँ से बन रहा है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। तो इसकी जब पीट सॉइल है तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर बहुत ज़्यादा, इनऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत कम है। अदर सॉइल कंटेन एज लिटिल एज 1% ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम है तो सॉइल के अंदर भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, ठीक है। बिसाइड द इनऑर्गेनिक मिनरल्स, एयर एंड वाटर आर आल्सो इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के सॉइल के अंदर ये भी प्रेजेंट होते हैं. फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर emphasized. These properties, which may have important environmental application in areas such as waste disposal, are largely determined by the particle size. ठीक है, यानी कि हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को, जो सॉइल का पार्टिकल साइज है या सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं उनके पार्टिकल साइज से भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्ले में का कितना पार्टिकल साइज होगा, स्लिट का कितना होगा, सैंड का कितना हो सकता है और ग्रेवल का कितना साइज हो सकता है, और तो उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, the four major categories of soil particle sizes are the follows. ग्रेवल जो हम पत्थर कहते हैं, ठीक है, जो बजरी या पत्थर आ गया हमारे पास, उसका साइज कितना है 2 to 60 मिलीमीटर. ठीक है, उससे छोटा किसका है, सैंड का, वो कहाँ से कहाँ तक होता है 0.06 से 2 मिलीमीटर तक होता है. अब सैंड से छोटी क्या है हमारे पास, स्लिट है 0.06 से 0.006 मिलीमीटर आता है, और सबसे छोटा साइज है हमारे पास लेस देन 0.002 मिलीमीटर. ये डिफरेंट तरह की हमारे पास सॉइल आ जाती है, और जो कि डिपेंड कर रही है कि उसके अंदर किस तरह के मिनरल पार्टिकल्स हैं या उनका साइज कितना है. इन यूसीएस classification scheme, clay present a size fraction rather than a specific class of minerals matter. कि clay के अंदर हम मिनरल्स की बात नहीं कर रहे कि कौन कौन से मिनरल हैं, हम यहाँ पे डिफाइन किस में कर रहे हैं कि उसके पार्टिकल का साइज कितना है. अगर पार्टिकल साइज जो है वो 0.002 से लेस देन हो जाएगा तो वो क्ले आ जाएगी. ठीक है, यानी कि पार्टिकल साइज की बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन की गई है. रफली 35% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ टिपिकल सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ एयर फिल्ड पोर्स. कि 35% इसके अंदर एयर होती है, एयर फिल्ड पोर्स बने होते हैं इसके अंदर. वेयर एज द नॉर्मल ड्राई एटमोसफेयर at sea level contain 21% oxygen and 0.03% carbon dioxide by वॉल्यूम. कि हमारे पास क्या है कि ड्राई एटमॉस्फेयर के अंदर एट सी लेवल पे हमें पता है कि 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर, अर्थ क्रस्ट में क्या क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन. ये ऊपर कंपोजिशन तो हमने एयर के अंदर देख ली ना कि एयर के अंदर कितनी है, हम अर्थ के अंदर देख रहे हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर. ठीक है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम के डिफरेंट मेटल्स हैं. उनके सिलिकेट्स बने होते हैं, सिलिकॉन भी होती है उनकी साथ और ऑक्सीजन लगी होती है. ठीक है, मोस्टली ये डिफरेंट मेटल के सिलिकेट्स होते हैं हमारे पास, जो मिनरल्स होते हैं. देयरफॉर द मिनरल कंपोज्ड ऑफ दीज एलिमेंट्स, particularly oxygen and silicon, constitute most of the mineral fraction of the soil. सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो हमारे पास सिलिकेट्स होते हैं, जिसमें सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन है और साथ में कोई ना कोई मेटल हो सकती है. एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. कॉमन सॉइल मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स आर फाइनली डिवाइडेड क्वार्ट्स, सिलिका हो गया, ऑर्थोक्लेस जिसमें देखें आप कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स है, एल्बाइट है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स आ गया, एपिडोट कैल्शियम एल्यूमिनियम फिरेट्स आ गए. ठीक है, और साथ सिलिकेट्स आ गया. ठीक है, जियोथाइट आयरन हाइड्रोक्साइड मिनरल्स आ गए हमारे पास, मैग्नेटाइट आयरन ऑक्साइड आ गया, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स आ गए. ठीक है, या सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है या कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंबाइन हमारे पास कार्बोनेट्स हो सकते हैं. इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज एंड टाइटेनियम हो सकते हैं. मीन इसके अंदर डिफरेंट कंपोजिशन में डिफरेंट मेटल हो सकती हैं और सिलिकॉन हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकते हैं और डिफरेंट तरह से कंपाउंड्स जो हैं कंबाइंड होके ये मिनरल्स बना रहे होते हैं.
नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नेम से है कि लार्ज अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, और माइक्रो जो होंगे कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लें, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, जो एसेंशियल है हमारे पास, चाहे वो प्लांट की ग्रोथ के लिए या कहीं एनिमल की ग्रोथ के लिए है, तो अगर वो एसेंशियल है, अगर उनकी डेफिशिएंसी होगी है, तो बहुत सारी डिजीजेज भी कॉज होती हैं। इवन प्लांट्स की बहुत सारी डिजीजेज हैं जो कि ये इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो हम देखते हैं कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल कौन कौन से हो सकते हैं। सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन। द प्लांट नीड न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। द टर्म मैक्रो एंड माइक्रो डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट्स। ठीक है, कि किस कौन से मिनरल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है और कौन से मिनरल्स कितनी अमाउंट में चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज दैट आर नीडेड फॉर द प्लांट growth at substantial level, and consequently these are found at substantial level in the plants bodies and the plant products। कि वो मिनरल्स जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और वही जब वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो प्लांट की बॉडी के अंदर भी वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड micronutrients are those elements that are required at very low levels for functioning of different enzymes in the plant bodies। ठीक है, आपको पता है एंजाइम्स के अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल्स या अदर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो बहुत कम लेवल में मिनरल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। मीन अगर हमारे पास ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना हो तो प्लांट की बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो उनकी प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी, तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर प्लांट दीज एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर बोरॉन, क्लोरीन, sodium, copper, iron, manganese, zinc, vanadium and molybdenum. These elements are required at trace level, mean बहुत small amount में चाहिए, and if present at higher level they produce toxic effect, कि अगर जितनी amount चाहिए उससे ज़्यादा होंगे तो ये toxic भी होंगे और diseases भी cause करेंगे। Most of these serve as components of essential एंजाइम्स की मोस्टली ये हमारे पास क्या है, एसेंशियल एंजाइम में यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर इससे एक्सेस अमाउंट आ जाएगी तो ये हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेंगे। सम ऑफ देम सच एज क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, आयरन एंड वनेडियम आर लाइकली टू टेक पार्ट इन दी फोटोसिंथेसिस, के ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी में भी प्रॉब्लम आएगी और प्लांट जो है वो अपनी फूड नहीं बना सकेंगे। ठीक है, द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कार्बन। द एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे पास क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। द एटमॉस्फेयर एंड वाटर आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि हमारे पास एटमॉस्फेयर से कार्बन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मिल सकती है, वाटर से हमें, और जो प्लांट है हमारे पास या सॉइल है उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल सकती है। नाइट्रोजन में बी ऑब्टेन्ड बाय some plants directly from the atmosphere through the nitrogen fixing bacteria। ये कहाँ से आ सकती है नाइट्रोजन, कि अगर प्लांट्स के अंदर या प्लांट्स के रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, मीन नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। दी अदर essential macronutrients are obtained from the soil। सॉइल से आ सकते हैं, क्या से हो सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम आर कॉमनली एडेड इन द सॉइल एज ए फर्टिलाइजर्स, क्या हम इनको फर्टिलाइजर के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं ये सारे कंपोनेंट्स। कैल्शियम डेफिशिएंसी इन सॉइल इज ड्यू टू कैल्शियम अपटेक बाय द प्लांट्स, के अगर प्लांट्स के अंदर प्लांट जो है वो सॉइल से कैल्शियम ले लेंगे तो सॉइल के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। या लीचिंग बाय द कार्बोनिक एसिड इन द एसिड सॉइल, अगर आपको पता है एसिडिक
रेन होगी, एसिड रेन होगी, तो सॉइल हमारे पास क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और वाटर अगर कंबाइन हो रहे हैं तो वो कार्बोनिक एसिड अगर बना रहे हैं तो वो भी सॉइल को क्या है, एसिडिक कर देगा। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है या कार्बन जो है वो डेफिशिएंसी में आ सकता है। एंड कंपटीशन विद द हाई लेवल ऑफ सोडियम पोटाशियम एंड मैग्नीशियम इन अल्कलाइल सॉइल, कि हमारे पास क्या है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है, कि कैल्शियम की ये हमारे पास क्या हो रही है, अपटेक हो रही है बाय प्लांट से, या वो लीच हो रहा है कार्बोनिक एसिड के साथ, ठीक है, क्योंकि एसिडिक सॉइल है तो कैल्शियम वो उसके साथ बॉन्ड भी बना सकती है, वहाँ से हो जाएगा। या फिर कंपटीशन विद द हाई लेवल ऑफ हमारे पास अगर सॉइल के अंदर सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम अगर अल्कलाइन सॉइल के अंदर ज़्यादा है तो कैल्शियम वहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। ये कैल्शियम की कम अमाउंट जो है वो प्लांट लेना शुरू कर देंगे। कैल्शियम डेफिशिएंट सॉइल आर जनरली ट्रीटेड विद द लाइम, कि उसको लाइम से ट्रीट किया जाएगा। मीन वो भी हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी, वहाँ पे कैल्शियम की सप्लाई पूरी हो जाएगी। The calcium deficient soil are generally treated with the lime to uh, provide the required calcium supply for the plants. Magnesium is made available to the plant through the ion exchange organic matter or clay which hold magnesium rather strongly, कि ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू भी है जो हमारे पास मैग्नीशियम है वो भी एक्सचेंज हो सकती है, वो भी सॉइल के अंदर चली जा सकती है, ये ऑर्गेनिक मैटर से आ सकती है या क्ले के अंदर से। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इन सॉइल इज कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ कैल्शियम सोडियम एंड फॉस्फेट पोटाशियम, कि अगर सॉइल के अंदर पोटाशियम सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा है तो वहाँ पे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कि वो दूसरी मेटल जो है वो ज़्यादा अपटेक हो रहा होगा उनका, तो यहाँ पे मैग्नीज कम हो सकती है। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम की अपटेक जो है इन मेटल की वजह से कम हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉइल की पोल्यूशन, सॉइल क्यों पोल्यूट हो रही है। एक्चुअल में तो ये हमारी मैन मेड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से ये हमारे पास ऐड हो रही है और सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है। एक मेन एग्जांपल हमारे पास क्या है, फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड जो कि हम सॉइल के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारी सॉइल को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो हम सॉइल पोल्यूशन देख रहे हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज दैट सॉइल कैन बी बिकम पोल्यूटेड सच एज सीपेज फ्रॉम द लैंडफिल, कि जो लैंडफिल वो एरिया जहाँ पे हम वेस्ट मटेरियल रख रहे हैं वहाँ से सीपेज हो, वहाँ से लीकेज हो रहा है, तो वो भी क्या है कि वो सारे का सारा सॉइल के अंदर जा रहा होगा। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल, कि सॉइल के अंदर हम लोग क्या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस और डिस्चार्ज को वहाँ पे सॉइल पे फेंक देते हैं। पर्कुलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर इनटू दी सॉइल, कि वो पानी जो है कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो नीचे लीकेज होती रहे उसकी, वो पानी जो है वो सॉइल के अंदर चल जाए। रप्चर ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, के जो स्टोरेज टैंक होते हैं वो जो अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं चाहे वो ऑयल के हैं या किसी भी चीज़ के हैं, अगर वो फट जाते हैं तो सॉइल को पोल्यूट करेंगे, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर एंड सॉलिड वेस्ट सिपेज, के एप्लीकेशन जो कि हम कर रहे हैं पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या फर्टिलाइजर्स या ऐड कर रहे हैं सॉइल को या फिर हमारे पास जो है प्लांट्स के लिए, तो वो क्या है वो भी पोल्यूट कर रहे हैं। और सॉलिड वेस्ट की सीपेज हो रही है, मीन वहाँ से भी लीकेज हो रहा है, तो वो भी हमारे पास जो है सॉइल के अंदर जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें सॉइल को पोल्यूट कर दिया है। द मोस्ट कॉमन केमिकल इन्वॉल्व इन causing soil pollution are पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, हैवी मेटल, पेस्टिसाइड्स एंड सॉल्वेंट, कि ये जो केमिकल्स हैं ये हमारे पास सॉइल पोल्यूशन काज करने हैं। हम देखते हैं मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन हमारे पास क्या क्या हैं। सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैन मेड केमिकल्स एंड अदर अल्टरेशन इन द नेचुरल सॉइल एनवायरनमेंट, कोई भी चेंज जो कि नेचुरल सॉइल का इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं, और मोस्टली ये मैन मेड केमिकल्स ही हैं जो इसको पोल्यूट कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कंटेमिनेशन typically arise from the rupture of the
अंडरग्राउंड स्टोरेज लिंक्स के कोई अगर टैंक फट गया हो तो वो सारी की सारी जो है सॉइल को पोllute करेगा। एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड हमने पीछे देख लिया। पर्कुलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड सरफेस वाटर टू सब सरफेस स्ट्रेटा कि हमारे पास जो है कंटेमिनेटेड वाटर है वो पहले एक सरफेस पे है लेकिन वो अंडरग्राउंड जो है वो वाटर को भी डिस्टर्ब कर रहा है और साथ साथ सॉइल को भी डिस्टर्ब कर सकता है। ऑयल एंड फ्यूल की डंपिंग की वजह से, ठीक है, लीकिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम द लैंडफिल्स, जो हमारे पास वेस्ट स्टोरेज की जगह होती है उसे हम लैंडफिल कहते हैं, तो वहाँ से जो वेस्ट जो है वो वहाँ से लीक हो रहा है तो वो भी हमारे पास क्या है सॉइल में जा रहा है। और डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट टू दी सॉइल कि सॉइल के ऊपर ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको फेंक दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें सॉइल को पोllute कर रही हैं। द मोस्ट कॉमन केमिकल इन्वॉल्व आर द पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, हमने पीछे देख लिया। सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड्स, लेड एंड अदर हैवी मेटल्स आ सकती हैं हमारे पास। दिस occurrence of this phenomena is correlated विद द डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कि कितनी सॉइल पोllute हो रही है डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी है एंड इंटेंसिटीज ऑफ द केमिकल यूजेस कि कितनी इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास जो कि सॉइल को पोllute कर रहे हैं और कौन कौन से केमिकल जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारी हमारे पास बता रही है कि कितनी हमारे पास सॉइल पोllute हो रही है। और इसलिए हम कह रहे हैं अ सॉइल पोल्यूटेंट इज एनी फैक्टर विच deteriorate the quality, texture and mineral content of the soil कि एनी सब्सटेंस जो कि सॉइल की क्वालिटी को, उसके स्ट्रक्चर को और उसके अंदर मिनरल कंटेंट है उनको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, पोल्यूटेंट आ जाएगा, सॉइल पोल्यूटेंट आ जाएगा। और which disturb the biological balance of the organisms in the soil के जो organisms हैं soil के अंदर उनका biological balance को disturb कर रहे हैं, मीन उनकी फूड, उनके न्यूट्रिएंट्स, उनके लिए वाटर वगैरह को किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है सॉइल के अंदर तो वो सॉइल पोल्यूटेंट आ जाता है। Pollution in the soil has great adverse effect on the plant growth कि प्लांट ग्रोथ के ऊपर भी ये क्या है हमारे पास सेम इफेक्ट आएगा कि किस तरह के ये प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं तो प्लांट की ग्रोथ वहाँ पे कम हो जाएगी। अब आगे ये जो दो लाइंस हैं ये अगेन रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि हमारे पास इनऑर्गेनिक टॉक्सिक कंपाउंड्स कौन से हैं, कौन कौन से टॉक्सिक कंपाउंड हैं इनऑर्गेनिक जो कि सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। Inorganic residues in industrial waste cause serious problem as regard their disposal कि जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जब उनको डंप कर रहे हैं, उनकी डिस्पोजल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। जिसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, दे कंटेन मेटल्स विच हैव हाई पोटेंशियल फॉर टॉक्सिसिटी, ठीक है, हैवी मेटल्स हैं हमारे पास तो क्या वो सारी की सारी टॉक्सिक हैं। Industrial activity also emit the large amount of arsenic, fluorides, sulfur dioxide कि आपको पता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से डिफरेंट जो है पोल्यूटेंट्स हमारे पास इन्वायरमेंट में आ रहे होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, आर्सेनिक, फ्लोराइड्स भी हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं। फ्लोराइड्स आर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सुपर फास्फेट, हमने पीछे भी देखा था फ्लोराइड्स कहाँ से आते हैं, ये फास्फेट से आ रहे होते हैं या जहाँ पे फोरिक एसिड इंडस्ट्री होती है या एल्यूमिनियम वगैरह की इंडस्ट्रीज हैं तो वहाँ से हमारे पास फ्लोराइड्स ऐड हो रहे थे। हमने ये पीछे भी पढ़ा था, आप लोग पीछे वाले लेक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो वहाँ से भी आपको याद हो सकता है कि यहाँ यहाँ कहाँ कहाँ फ्लोराइड्स प्रोड्यूस हो रहे थे। Fluorides are found in the atmosphere from the superphosphate, phosphoric acid, aluminium, steel and ceramic industries के अंदर से हमारे पास फ्लोराइड्स आ सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास क्या, सल्फर डाइऑक्साइड emitted by factories, thermal power plants make the soil very acidic, अब जिसकी वजह से क्या है कि ये एसिडिक सॉइल बनाएगा, ठीक है। These metals cause leaf injury एंड डिस्ट्रॉय दी वेजिटेशन कि जो प्लांट के लीफ हैं उनको, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है और यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम काज करें। सिमिलरली हमारे पास क्या है, कॉपर, मर्करी, कैडमियम, निकल, लेड, आर्सेनिक आर दी एलिमेंट्स विच कैन अकोमुलेट इन द सॉइल के सॉइल के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं, कट वहाँ पे बाइंड फॉर्म में हो जाती हैं
वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। इफ़ दे गेट एंट्री आइदर थ्रू सीवेज, वो कहाँ से आ रही हैं, चाहे वो सीवेज से आ रही हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से आ रही हैं, या माइनिंग की वजह से आ रही है, माइन वाशिंग की वजह से आ रही हैं, तो ये सॉइल के अंदर क्या है अकमलेट हो जाएंगी। सम ऑफ दिस फंजीसाइड कंटेन कॉपर एंड मर्करी आल्सो ऐड टू दिस सॉइल पोल्यूशन, के सॉइल पोल्यूशन के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हमारे पास फंजीसाइड्स, आई मीन फंगस को किल करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ हो रहे हैं, उनके अंदर भी कॉपर एंड मर्करी होती है। स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कंटेन लेड which get absorbed by the soil particles and is toxic to the plant। के लेड जो है, जो ऑटोमोबाइल से रिलीज हो रहा है, वो क्या है कि सॉइल के ऊपर भी एडजॉर्ब हो जाएगा और जो है प्लांट के लिए प्रॉब्लम करेगा। द टॉक्सिसिटी कैन बी मिनिमाइज्ड बाय बिल्डिंग अप soil organic matter, adding lime to soil and keeping the soil alkaline। कि टॉक्सिसिटी को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं कि सॉइल के अंदर या तो ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज़ कर दें या उसके अंदर लाइम इंक्रीज़ करें। लाइम इंक्रीज़ करेंगे तो वो बेसिक रहेगा, ठीक है, एसिडिटी को कम कर देगा, तो सॉइल के अंदर जो हमारे पास मटेरियल्स हैं वो टॉक्सिसिटी उसकी कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, रैंडम अनसेलेक्टिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, या जिसे हम कह रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं हमारे पास। कि हमने नो डाउट हम कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये सॉइल को पोल्यूट भी कर रही हैं, ठीक है। तो सॉइल indiscriminate यूज ऑफ फर्टिलाइजर, सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें पता है कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। प्लांट ऑब्टेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड वाटर। हमने पीछे देख लिया कि ये क्या है, एयर एंड वाटर से ले रहे हैं, बट अदर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड मोर मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। के प्लांट्स को ये सारी चीज़ें कहाँ से ले रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं। और जो फार्मर्स हैं जनरली यूज फर्टिलाइजर टू करेक्ट द सॉइल डेफिशिएंसीज। के फार्मर्स क्या करते हैं कि जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है वो फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं। अब ये फर्टिलाइजर की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखें, ज़मीन तो हमारे पास वही रही, सॉइल तो वही रही, ठीक है, लेकिन हम क्या करें कि एक फसल उगाते हैं, उसके बाद क्या है, वो जब फसल काट लेते हैं फिर उसी ज़मीन के ऊपर दूसरी फसल उगाते हैं, उसको काट लेते हैं, उसके बाद क्या है तीसरी फसल उगाते हैं, तो फिर उसको काट लेते हैं। या सेम जो फसल है हमारे पास, जो सेम क्रॉप है, वो बार बार भी एक जगह पे उगाने की वजह से क्या है कि सॉइल के अंदर से मिनरल्स तो ख़त्म हो जाएंगे। तो उन मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। तो ये वो फर्टिलाइजर्स क्या है, वो जो डेफिशिएंसीज हैं मिनरल्स की, वो तो प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को, ठीक है। चाहे हम प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं या सॉइल के अंदर ऐड कर रहे होते हैं ये फर्टिलाइजर्स या हेर्बिसाइड या पेस्टिसाइड, तो क्या है कि कुछ ना कुछ तो सॉइल को भी पोल्यूट कर रही हैं। और अब मैं ये भी देखा था कि एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से, यानी कि उस जगह से अगर बारिश हो रही है या पानी हम देते हैं तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो वहाँ से बह जाता है, तो वो क्या है कि वो वाटर पोल्यूशन के भी कॉज करता है, वाटर पोल्यूशन को भी कॉज करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फार्मर जनरली यूज फर्टिलाइजर टू करेक्ट द सॉइल डेफिशिएंसीज। Fertilizer contaminate the soil with the impurities which come from the raw material used in their manufacture। के फर्टिलाइजर्स के अंदर कुछ impurities भी होती हैं और फर्टिलाइजर खुद भी जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। मिक्स फर्टिलाइजर contain ammonium nitrates, phosphorus as phosphorus pentaoxide, potassium as पोटाशियम ऑक्साइड्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है डिफरेंट तरह की फर्टिलाइजर्स हैं जो कि मिक्स भी यूज़ की जा सकती हैं या सेपरेट भी यूज़ की जा सकती है। फॉर इंस्टेंस arsenic, lead and cadmium present in the traces in the rock phosphate mineral get transferred to the superphosphate fertilizer। अब क्या है कि जब हम फॉस्फेट मिनरल्स ले रहे हैं, रॉक से ले रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो वो इम्प्योरिटीज़ भी जो फॉस्फेट की या सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स हैं
उनके अंदर ऐड हो जाती है, तो वो हमारे पास सॉइल को पोल्यूट कर देती है। सिंस द मेटल आर नॉट डिग्रेडेबल, कि ये मेटल्स हमें पता है इतनी जल्दी से डिग्रेडेबल नहीं होती, ये देयर accumulation in the soil above their toxic level due to excessive use of phosphate fertilizer become an indestructible poison for the crops, की जब हम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, ये एक फसल के लिए यूज़ किया, फिर दूसरी फसल के लिए यूज़ किया, फिर तीसरी के लिए यूज़ किया, तो फॉस्फेट तो पूरा हो रहा है, लेकिन साथ साथ क्या है कि ये जो मेटल्स हैं ये हमें पता है कि डिग्रेडेबल नहीं है और सॉइल के अंदर कम्युलेट हो जाती हैं, तो ये अल्टीमेटली सॉइल के लिए पॉइजन का काम कर रही है, ठीक है, या क्रॉप्स के लिए पॉइजन का काम कर रही होती है। The overuse of nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizers reduce quantity of vegetables and crops grown on the soil over the years. अब क्या है कि जैसे हमने कहा कि हर साल फसल उगाई जाए, तो वहाँ पे क्या है कि डेफिशिएंसीज होती हैं, तो इतनी फसल नहीं बनती। अब अगर हम कंटिन्यूसली एक ही तरह की फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते रहें सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, कि सॉइल या फिर वेजिटेबल्स की जो है हमारे पास आस्ता आस्ता उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। इट आल्सो रिड्यूस the protein contents of the wheat, maize and grams grown on that soil, की वो जो प्रोटीन कंटेंट्स है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। अब अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमें जो है गंदम का वो टेस्ट नहीं रहा जो पहले आता था, या आटे का वो टेस्ट नहीं है, या दालों का वो टेस्ट नहीं है जो पहले होता था। वो सिर्फ इसीलिए कि एक तो हम एक ही सॉइल, एक ही तरह की सॉइल है हमारे पास, सॉइल तो और नहीं आ रही ना कहीं से, ठीक है, वो सॉइल है, कंटिन्यूसली उसके ऊपर फसलें ग्रो हो रही हैं, और कंटिन्यूसली अब क्या है ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाता है ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्ट लेना सकें, लेकिन उसकी एक्चुअल में वो प्रोडक्ट जो है वो आस्ता आस्ता कम होती जाती है, और उसका टेस्ट भी, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो भी कम से कम होते जाते हैं। द carbohydrate quality of such crops also get degraded, ते उसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की का लेवल जो है वो कम हो जाता है, मीन उसके अंदर से एनर्जी के जो फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो हमारे पास टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं होता, ठीक है। एक्सेस पोटेशियम कंटेंट्स इन द सॉइल डिक्रीज विटामिन सी, कि अगर हमारे पास सॉइल के अंदर जो है पोटेशियम ज़्यादा है तो वो विटामिन सी को भी कम कर देगा, एंड कैरोटीन कंटेंट्स इन दी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, के वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर से जो विटामिन सी है या कैरोटीन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा अगर पोटेशियम ज़्यादा हो। The vegetable and fruits grown on over-fertilized soil are more prone to attack by the insect and diseases. And वो जो vegetable हैं जो कि कंटिन्यूसली ग्रो हो रही हैं हमारे पास फर्टिलाइज सॉइल के ऊपर, और जिसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड हुई होती हैं, तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि जल्दी अटैक भी हो सकता है इंसेक्ट का या डिजीज़ का। आपने देखा होगा किसी सिंपल से पौधे के ऊपर भी आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स ऐड कर दें तो वो जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। एक ऑप्टिमम अमाउंट चाहिए होती है इसको डिग्रेड करने के लिए, जो हमारे पास जो है हर्बिसाइड्स हैं, हर्ब्स हैं, या हमारे पास इंसेक्ट हैं, उनको डिग्रेड करने के लिए एक ऑप्टिमम अमाउंट चाहिए, लेकिन हम अगर उसको ज़्यादा डाल दें तो वो जो है हमारे पास क्या है, वो समटाइम प्लांट्स जो हैं वो जल भी जाते हैं, मीन कि उसके अंदर डिजीज़ बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, या कोई ना कोई अदर प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टडी कर लेंगे।